तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांगकांग का रीजन दिखाया गया, जहाँ पर अभी भी स्नोफॉल गिरता जा रहा है। लेकिन इंपीरियल सोल्जर्स ने अब जमीन को सींचना शुरू किया था। वो लोग अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की जमीन को फसल उगाने के लायक बना रहे थे। और उसी वक्त किन्मो भी ड्रैगन किलिन पर सवार होकर उस इलाके में पहुँच गया। वो कह रहा था कि नेचुरल डिजास्टर इस तरह से एक नेशन को बर्बाद नहीं कर सकते। यांगकांग के ऊपर जो डार्क क्लाउड है वो अभी तक वैनिश नहीं हुआ। अगर ये वाकई कोई नेचुरल डिजास्टर होता तो अब तक यहाँ की सिचुएशन संभल जाती। मगर ये तो अच्छा हुआ कि स्नोफॉल अब काफी ज्यादा कम हो चुका। अगर हम थोड़ी भी फसल उगा पाए तो यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। लोग दोबारा से सेटल होना शुरू हो जाएंगे और फिर सब कुछ नॉर्मल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हेवन यांगकांग को तबाह क्यों करना चाहता। यांगकांग ने तो हेवन के खिलाफ कुछ नहीं किया। साथ ही उसने देखा कि सिपाही फिनिक्स बर्ड का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर लदी हुई बर्फ की लेयर को हटा रहे हैं ताकि उस जमीन में दोबारा से बीज बोए जाए। किन्मो सोच रहा था कि यांगकांग के एम्परर ने इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, यहाँ की डिवाइन ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस किया ताकि सभी को एक तरह की जिंदगी जीने का मौका मिले, ना कोई ज्यादा अमीर और ना कोई ज्यादा गरीब। एम्परर ने उस डिवाइन ऑर्डर को हटाया जो सालों से यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने न जाने कितने सारे ग्रेट फैक्शन का सर्वनाश किया। उनकी सीक्रेट टेक्निक अब यांगकांग के लोग इस्तेमाल कर सकते थे और शायद यही बात हेवन को पसंद ना आई होगी क्योंकि यांगकांग ने डिवाइन ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस डिजास्टर के पीछे कोई और रीजन हो, बस उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला। साथ ही वहाँ पर हमें हेवनली डीमन सेक्ट के कुछ बंदे दिखाए जाते हैं तो किन्मो तुरंत ही उनसे मिलने पहुँच गया। उसके वहाँ आते साथ ही उन लोगों ने तुरंत ही किन्मो के सामने अपना सिर झुकाया। तभी किन्मो ने ग्रैनी सी के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो लोग कहने लगे कि ना हमने तो ग्रैनी सी को नहीं देखा, वो तो ग्रेट डाचू की रूइंस को छोड़कर कहीं जाती नहीं, तो आपने वहीं जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। हालांकि किन्मो जानता था कि ग्रैनी सी के अंदर मौजूद ली टियानशिंग कभी डाचू में नहीं जाएगा। वो बंदा तो उस ग्रेट रूइन से दूर रहना चाहता है ताकि कोई भी उसे कैप्चर ना कर पाए। अब किन्मो के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो ली टियानशिंग गया कहाँ पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एल्डर मा और एल्डर ब्लाइंड ने उसे कैप्चर किया हो। तो अब किन्मो उन लोगों से यांगकांग के एम्परर यानफेंग के बारे में पूछने लगा। वो कह रहा था कि यांगकांग में तबाही मच गई, तो क्या यहाँ के एम्परर अभी भी रिलीफ के कामों में बिजी है। जिस पर वो लोग बताने लगे कि यानफेंग एम्परर तो पहला साउथ में गए थे ताकि वहाँ पर वो अपने रिलीफ के एफर्ट्स लगा सके। साउथ में जितनी भी नोबल फैमिलीज थी एम्परर ने उनके सामने ग्रेन्स की मांग की। वो चाहते थे कि वो नोबल फैमिलीज अपना अनाज उनके हवाले करें ताकि उसी अनाज को गरीबों में बांटा जाए, मगर उन नोबल फैमिलीज ने इसके लिए मना किया। तो जिस भी नोबल फैमिली ने इसके लिए मना किया था यांगकांग के एम्परर ने उनका खात्मा किया। साथ ही कई सारे करप्ट ऑफिशियल्स ने रिलीफ के फंड में गड़बड़ी की थी। गरीबों को मिलने वाला अनाज उन्होंने चुरा लिया था। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को भी एम्परर ने एग्जीक्यूट करवा दिया और अब साउथ में रिलीफ प्रोवाइड करने के बाद वो नॉर्थ की तरफ निकल चुके हैं। कुछ लोगों ने उन्हें असैसिनेट करने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन उन दुश्मनों के सारे एफर्ट्स नाकाम रहे क्योंकि यांगकांग के एम्परर को मारा नहीं जा सकता। वो डिवाइन ब्रिज रेल्म के एक जीनियस है। साथ ही उनके पास सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स भी हैं, इसलिए यांगकांग के एम्परर को मारना आसान नहीं होगा। तो आप एकदम बेफिक्र हो जाए, यांगकांग के एम्परर पूरी तरह से सेफ है। तो किन्मो से पूछने लगा कि मुझे बताए एम्परर पर जानलेवा हमला किसने किया था। जिस पर वो लोग जवाब देते हुए बताने लगे कि वो बंदा तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर है, उसे टियानजेन के नाम से जाना जाता। साथ ही इस काम में बॉर्डर के उस पार के कुछ पावर हाउसेस भी शामिल हैं। अब ये सुनकर किन्मो थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि पहला तो बस यांगकांग के लोग ही एम्परर को मारना चाहते थे, मगर अब तो यांगकांग के बाहर यानी कि बॉर्डर के उस पार के लोग भी इसमें शामिल हो रहे। तो अब किन्मो उनसे इंपीरियल एडवाइजर के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो लोग बताते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर तो अभी तक यांगकांग में वापस नहीं आए और वो फिलहाल कहाँ पर है ये भी हम नहीं जानते। तो किन्मो उनसे यांगकांग के फर्स्ट रैंकिंग वाले ऑफिशियल्स के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो लोग बता रहे थे कि फर्स्ट रैंकिंग वाले सारे ऑफिशियल्स अभी भी यांगकांग में हैं। क्राउन प्रिंस अपने फादर के एब्सेंस में सारा कारोबार देख रहे और वैसे भी यांगकांग के सारे ऑफिशियल्स क्राउन प्रिंस के साथ लॉयल हैं। जो सुनकर किन्मो दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्राउन प्रिंस का काम है स्टेट के अफेयर्स पर ध्यान रखना।
लेकिन ऐसे मुश्किल हालातों में वो बंदा ग्रेट थंडर साउंड सेक के मास्टर रुलाई से मिलने गया। वो उन लोगों से मिल रहा है जिन्होंने एम्परर को मारने के लिए साजिश रची। भला एक बेटा अपने बाप के ही दुश्मनों से मिलने कैसे जा सकता। और फिर किन्मो को समझ आ गया कि क्राउन प्रिंस तो अपने बाप को ही मारना चाहता है ताकि उस एम्परर की पोजीशन पर अपना कब्जा कर सके। इसलिए वो अपने लोगों से पूछने लगा कि बताओ फिलहाल एम्परर यानफेंग है कहाँ पर। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि वो गए हैं बजाओ सिटी, वहाँ पर वो रिलीफ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैसे उस इलाके में काफी ज्यादा शांति है, तो आप एकदम बेफिक्र रहे। हमें नहीं लगता कि वहाँ पर एम्परर पर कोई अटैक होगा। हालांकि किन्मो जानता था कि ये शांति ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। जैसे ही क्राउन प्रिंस को कोई सही बंदा मिलेगा वो अपने ही बाप को असैसिनेट करवा देगा। उस क्राउन प्रिंस ने तो बॉर्डर के उस पार से भी फोर्सेस को जमा किया है, तो इस बार अपने बाप को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए अब किन्मो को जल्दी से अपना कोई प्लान बनाना पड़ेगा ताकि वो एम्परर यानफेंग को समय रहते बचा सके। तो किन्मो अपने बंदों से कह रहा था कि मैं यांगकांग के हॉल लीडर से मिलना चाहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि हॉल लीडर्स तो सबके सब रिलीफ के कामों में बिजी हैं। वो लोग यांगकांग के अलग अलग सिटीज में पहुंच गए, इसलिए उनसे कांटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उन सभी को एक जगह पर जमा करने के लिए हमें लगभग 1 या 2 महीने का वक्त लगेगा। जिस पर किन्मो कह रहा था कि ना, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे बताओ क्या ब्लैक एंड व्हाइट गार्डियन एम्परर के साथ है? तो उन्होंने इस पर हाँ में जवाब दिया। दरअसल ये ब्लैक एंड व्हाइट गार्डियंस किन्मो के हेवनली डीमन सेट से बिलोंग करते थे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद किन्मो तुरंत ही ड्रैगन किलिन पर सवार हो गया। उससे कह रहा था कि अब हमें बजाओ सिटी के लिए रवाना होना है, जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी स्पीड को बढ़ाओ और इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए रेड फ्लेम स्पिरिट पिल का खुराक बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल कमजोरी महसूस न हो। तुम्हें हर रोज दुगना खाना मिलेगा। अब ये सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन तो जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही किन्मो ने उसे एक पिल भी खिला दी थी। तो उसे कंज्यूम करने के बाद ड्रैगन किलिन तुरंत ही अपने लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें कुनलुन माउंटेन का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर रुलाई एक डाओ मास्टर से मिलने आए थे। सो गाइस, ये दोनों बंदे अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं। मास्टर रुलाई थे टाओइस्ट और ये बंदा था डाओइस्ट, मगर इन दोनों का मकसद एक है कि इस दुनिया में दोबारा से डिवाइन ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना, तभी जाकर हेवन का गुस्सा खत्म होगा। सो अब मास्टर रुलाई उस एल्डर से कहने लगे कि यांगकांग का क्राउन प्रिंस मुझसे मिलने आया था। उन्होंने तो सिर्फ इतनी ही बात बताई, लेकिन वो एल्डर आगे का सब कुछ समझ गया। वो कहता है कि यांगकांग का क्राउन प्रिंस एम्परर की पोजीशन को हथियाना चाहता है, लेकिन उसमें एम्परर वाली कोई बात नहीं। वो अपने बाप के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा कमजोर है, तो ऐसा बंदा कभी भी यांगकांग का रूलर नहीं बन सकता। अगर वो बंदा यहाँ का एम्परर बना तो सब कुछ बदल जाएगा। इस दुनिया में क्योस मचेगा। जो बेटा अपने ही बाप के साथ वफादार नहीं, भला वो अपने नेशन के साथ क्या ही वफादारी करेगा। जिस पर मास्टर रुलाई कहने लगे कि मैं भी एम्परर यानफेंग को मारना नहीं चाहता, लेकिन एम्परर खुद ही अपनी तबाही का जिम्मेदार है। उसने एडवाइजर की बातों में आकर यांगकांग में कई सारे बदलाव किए, यहाँ की डिवाइन ऑर्डर को तहस नहस किया, जिसके चलते हेवन का कहर अब स्नोफॉल बनकर उन पर बरस रहा है। इस बर्फबारी ने न जाने कितने ही सारे मासूमों की जान ली। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो यहाँ पर इससे भी बड़ा डिजास्टर आ सकता है, और फिर तो यांगकांग को बचाना इम्पॉसिबल होगा। तो बताओ मेरे भाई, क्या तुम ये चाहते हो कि यांगकांग पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? मैं जानता हूँ तुम लोग एम्परर को मारना नहीं चाहते, लेकिन इसके अलावा हमारे पास भला और क्या ऑप्शन है। एम्परर तो कभी भी हेवन के सामने माफी नहीं मांगेगा। दरअसल ये लोग फिलहाल डाओइस्ट सेक्ट में हैं, जिसे यूशु टेम्पल के नाम से भी जाना जाता। डाओइस्ट मास्टर रुलाई से कहने लगे कि तुमने काय हुआंग के बारे में तो सुना ही होगा। उस वक्त एक डिवाइन किंगडम काफी ज्यादा पावरफुल बना था, लेकिन फिर ऐसी तबाही मची कि वो पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया। इस डिजास्टर में न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए थे, और फिलहाल मुझे वही चिंता सता रही है कि कहीं यांगकांग दूसरा काय हुआंग न बन जाए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ड्रैगन किलिन को देख पाते हैं, जो कि किन्मो को लेकर काफी दूर पहुंच चुका था। हालांकि ये लोग अभी भी बजाओ सिटी से दूर थे। ड्रैगन किलिन कहता है कि बॉस, अब इससे आगे मैं और भाग नहीं सकता। जो सुनते साथ ही किन्मो ने फटाफट से उसके सामने रेड पिल्स का एक पतीला रख दिया, तो ड्रैगन किलिन तुरंत ही उस पर टूट पड़ता है। किन्मो नक्शे को चेक करते हुए कहने लगा कि बजाओ यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। अगर हम कोशिश करें तो आज रात ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन इससे पहला मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा आराम करो, इसलिए अब हमें एक सेफ लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। और तभी किन्मो को वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक घर नजर आता है। तो किन्मो ड्रैगन किलिन से कहने लगा कि देखो सामने एक घर है, मेरे ख्याल से वहाँ पर हम आराम कर सकते, लेकिन सबसे पहला मुझे इस जगह को चेक करना होगा।
तो अब किन्मो फटाफट से उस घर के सामने पहुंच गया। वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद किन्मो कह रहा था कि ये घर तो काफी ज्यादा सुंदर है, ऐसा लग रहा कि इसे हाल ही में बनाया गया है। और उतने में ग्रैनी सी उस घर से बाहर आ गई। किन्मो तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर ग्रैनी सी कह रही थी, अरे किन्मो तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मुझे तो लगा था कि कोई भी मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। मैंने तो बड़ी मुश्किल से एल्डर ब्लाइंड और एल्डर माँ से अपना पीछा छुड़वाया था, लेकिन देखो तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। और उतने में ही किन्मो अलर्ट हो गया। वो कह रहा था, जल्दी बताओ तुम हो कौन? मेरी ग्रैनी सी हो या फिर हो ली टियानशिंग? अभी सुनते साथ ही सीयू को हंसी आ रही थी। वो कह रही थी, किन्मो थोड़ी देर के लिए मैंने उस डीमन को सप्रेस किया है। भले ही मास्टर रुलाई उसे कम्प्लीटली सप्रेस करने में फेल रहे, लेकिन रुलाई ने टियानशिंग की काफी अच्छी धुलाई लगा दी थी, जिसके चलते टियानशिंग कमजोर हो गया। और अब फिलहाल हम दोनों की पावर इवन है। तो हम दोनों ने एक साथ मिलकर एक डील करी। दिन के टाइम पर ये बॉडी मेरी रहेगी और रात के टाइम ली टियानशिंग इस पर कब्जा करेगा। मगर किन्मो को तो ग्रैनी सी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगा कि अगर आप वाकई मेरी ग्रैनी सी हो तो फिर आपने एल्डर ब्लाइंड और एल्डर माँ को चकमा क्यों दिया? बताओ इसके पीछे का क्या मकसद है? आप ग्रेट डाचू की रुइंस में वापस क्यों नहीं गई? जिस पर ग्रैनी सी कहने लगी कि ग्रेट डाचू की रुइंस में जाने से क्या ही फायदा होगा, वहाँ पर तो हर रात डार्कनेस का कहर रहता। अगर रात के समय ली टियानशिंग ओवर पावर हो गया तो फिर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन यहीं पर रुककर ली टियानशिंग का गुस्सा थोड़ा सा कम होने दूं। जब वो शांत हो जाएगा तब मैं तुरंत ही ग्रेट डाचू रुइंस में वापस जाऊंगी। लेकिन किन्मो कह रहा था कि ना, मुझे तुम्हारी बहाने समझ नहीं आ रही और ना ही मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो रहा। अभी सुनते साथ ही ग्रैनी सी ने सीधे उसके सिर पर फटका लगा दिया। वो कह रही थी, देखो तो तुम इतनी ज्यादा बड़े हो गए कि अपने ही ग्रैनी पर डाउट कर रहे हो। अगर मैं वाकई ली टियानशिंग होती तो कब का ही तुम पर अटैक कर देती। भला ली टियानशिंग तुम्हारे सामने ही सारी कहानियाँ क्यों बनाएगा? जिस पर किन्मो कह रहा था, हाँ आप एकदम सही बोल रही, टियानशिंग तो सीधे मुझ पर हमला कर देता। सो इस तरह से किन्मो को भी अपनी ग्रैनी पर यकीन हो चुका था। और अब किन्मो अपनी ग्रैनी के नए बनाए घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर हर एक चेयर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी, जो देखकर किन्मो दिल ही दिल में कहने लगा कि ग्रैनी सी को तो कारपेंट्री बिल्कुल भी नहीं आती। देखो तो सारी चीजों को बेकार कर दिया। चेयर्स और टेबल में तो जरा भी सिमेट्री नहीं, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। इनफैक्ट उन्होंने तो बेड को पूरी स्लोप जैसा बना दिया था, जिसमें कोई भी चीज टिक नहीं सकती। तो ग्रैनी सी भी हेजिटेट होते हुए उसे बताने लगी कि दरअसल मैंने फर्नीचर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम देख सकते हो कि मैं उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मुझे तो ये काम इंसानों के कपड़े बनाने से भी ज्यादा मुश्किल लगा। जिस पर किन्मो कह रहा था कि हाँ, मैं आपके इस अमेजिंग टैलेंट को देख सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फर्नीचर बना दूंगा। तो फिर किन्मो ने तुरंत ही वुड्स की चॉपिंग और कटिंग शुरू की। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ग्रैनी सी भी ये सब देखकर हैरान हो गई। और बस कुछ ही देर में किन्मो ने सारा फर्नीचर रेडी कर दिया। इतना ही नहीं, वो ग्रैनी सी के मिरर को भी साफ कर लेता है। और अब किन्मो दोबारा से अपने काम पर वापिस लौट गया। कुछ फर्नीचर के पीसेस अभी भी बनाना बाकी थे। तभी ग्रैनी सी उससे कहती कि तुम काफी दिनों से थके हुए हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इतना ज्यादा काम करो। जाओ जल्दी से थोड़ा सा आराम करो, फिर मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी सुनते साथ ही किन्मो दोबारा से उन पर शक करते हुए उनके काफी करीब पहुंच गया। वो कहता है, ग्रैनी कहीं मेरे सोने के बाद आपका यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं है? अब ग्रैनी सी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस पर जवाब क्या दिया जाए। तो फिर वो थोड़ा सोचने के बाद कहने लगी कि ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जो सुनकर किन्मो की भी जान में जान आ गई। वो कह रहा था कि मैंने ऑलमोस्ट आपका सारा फर्नीचर बना लिया है, इसलिए अब मैं भी थोड़ा सा आराम करूंगा। थोड़ी देर बाद ग्रैनी सी ने देखा कि किन्मो ने उस कमरे को काफी अच्छे से सजा के रखा और ये सब देखकर ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वहीं पर किन्मो टेबल पर सोया हुआ था, तो ग्रैनी सी उसका भी जाकर लाड़ करने लगी। वेल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ग्रैनी सी काफी ज्यादा मायूस है। उनकी हालत ऐसी थी कि वो चाहकर भी अपने प्यारे किन्मो के साथ रह नहीं सकती। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ली टियानशिंग किन्मो पर अटैक कर देगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम डाविस्ट मास्टर को देख पाते हैं। वो बता रहे थे कि जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, जिसे हमने बिना फिक्र करे गुजारना चाहिए। मगर अब यहाँ पर इसी जिंदगी को बचाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल हो रही। कुछ सालों पहले यहाँ पर एक डिवाइन ऑर्डर एस्टेब्लिश था। उस वक्त सभी लोग आराम से रह सकते थे। हर एक मेजर फैक्शन ने अपने कुछ नियम और कानून बनाए थे और दुनिया उस पर आराम से चल भी रही थी। सो अगर अब हमें दोबारा से दुनिया को पहले जैसा बनाना है तो हमें एक नए एम्परर की जरूरत पड़ेगी। अब ये सीन यहीं
पर कट होकर हमें बजाओ सिटी दिखाई गई, जहाँ पर यांगकांग के एम्परर यानफेंग पहुँच गए थे। वो अपने जनरल से पूछने लगे कि बताओ कि यहाँ के लोगों को खाना मिल चुका है, इन 24 घंटों में यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई। जिस पर वो जनरल कहते हैं कि ना, आज यहाँ पर कोई मौत नहीं हुई। हमारे कोर्ट ने जो अनाज का कॉन्वॉय भेजा था वो सेफली यहाँ पर पहुँच गया। साथ ही हर एक घर का बंदा अपने हिस्से के अनाज को हासिल करने भी चला गया। इतना ही नहीं, हमने इन्हें पकाया हुआ खाना भी सर्व किया ताकि इनमें थोड़ी सी जान आ जाए। कई दिनों के बाद यहाँ के लोगों को पेट भर के खाना मिला है। जिस पर एम्परर कह रहे थे कि हमारे आने से पहले न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए होंगे। अब सभी लोगों को यही लग रहा कि सुधार करने का मेरा फैसला गलत था, क्योंकि उन्हें पहली वाली दुनिया ही पसंद आई। जब यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर था तब लोगों के पास ढेर सारा खाना और पहनने के लिए कपड़े थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर बदलाव किए सब कुछ बदलना शुरू हो गया। अब लोगों को लगता है कि मैं काफी ज्यादा एम्बिशियस हूँ और मैंने खुद के फायदे के लिए यहाँ पर सुधार किए थे। मैं बस यांगकांग की टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था और इसी वजह से मैंने न जाने कितने ही सारे मेजर फैक्शंस को डिस्ट्रॉय किया, जबकि असल में तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने तो बस यहाँ पर इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। लोगों को लगता है कि मेरी वजह से हेवन हम पर नाराज हो गया और उसने डिवाइन पनिशमेंट के तौर पर यांगकांग को बर्बाद कर दिया। वेल, यहाँ पर एम्परर यानफेंग काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी मासूम लोगों की जान लेने के बारे में नहीं सोचा। वो वाकई एक लॉयल एम्परर है। उन्होंने तो खुद होकर ही लोगों में खाना बांटना शुरू किया। बड़े बड़े जनरल्स खाने के पॉट को लोगों तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी बोल लेकर एम्परर के सामने पहुंच गई। उस मासूम सी बच्ची की हालत देखकर ही एम्परर का दिल मानो दहल उठा। अपने आवाम की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। वहीं पर उस छोटी बच्ची ने एक ग्रैनी को अपना सूप पिला दिया, क्योंकि उस ग्रैनी को काफी ज्यादा सर्दी लग रही थी। तो एम्परर ने तुरंत ही जाकर उस औरत को अपने गर्म कपड़े पहना दिए। वो कहने लगे कि जिन लोगों के पास पहले ढेर सारे कपड़े और खाना था वो लोग कॉमन तो थे ही नहीं। उन्होंने हमेशा दूसरों को लूट कर ढेर सारा पैसा कमाया। गरीब और ज्यादा गरीब हो गए और अमीरों की दौलत और भी ज्यादा बढ़ती गई। मैं इसी फर्क को तो मिटाना चाहता था, लेकिन हेवन को मेरी ये बात पसंद नहीं आई। इधर डाउइस्ट मास्टर उलाई से पूछने लगा कि बताओ क्राउन प्रिंस ने तुमसे कौन सा वादा किया है जो तुम उसकी मदद करने तैयार हो गए। जिस पर मास्टर उलाई कहते कि ना, मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा। मैं तो बस यांगकांग के हालातों को सुधारना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हेवन का कहर बरस रहा है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा, वरना काई हुआंग की इरा की शुरुआत होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वेल, डाउइस्ट मास्टर काफी केयरफुली मास्टर रुलाई को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो जानना चाहते कि कहीं रुलाई उनसे झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन रुलाई की आंखों में उन्हें सच्चाई नजर आई। रुलाई तो बुद्धा के फॉलोअर है, इसलिए उन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं था। लास्ट टाइम जब रुलाई के फॉलोअर ने किन्मो को फंसाने की कोशिश की थी, तब रुलाई ने उस बंदे को अपने फैक्शन से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हम देख पाते कि डाउइस्ट मास्टर की ऑरा काफी तेजी के साथ फैल रही थी। वो मास्टर रुलाई के दिल को परखना चाहते हैं और काफी देर तक उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें मास्टर रुलाई की बातों पर यकीन हो गया और अब मास्टर ने फटाफट से अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वो मास्टर रुलाई को बता रहे थे कि मैंने न जाने कितनी सालों से अपनी सोड का यूज नहीं किया। वो तलवार एक लंबे अरसे से अपने म्यान में मौजूद है। मेरे सामने तो बस अभी एक ही सवाल है, क्या वो तलवार अभी भी धारदार होगी या फिर उस पर भी जंग लग गया? क्या मेरी तलवार में वो दम है जो एम्परर यानफेंग को मार पाएगी? दरअसल वो तलवार के साथ साथ अपनी एबिलिटीज पर भी सवाल उठा रहे थे। उन्होंने एक लंबे अरसे से किसी भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर आज उन्हें दोबारा से तलवार उठाने पर मजबूर होना पड़ा। उनके हिसाब से एम्परर यानफेंग को मारने के बाद ही यांगकांग को बचाया जा सकता। अब यांगकांग के कहर के पीछे क्या एम्परर यानफेंग था या फिर कोई और रीजन है, ये तो हमें फिलहाल बताया नहीं गया। हो सकता है कि इस डिजास्टर के पीछे कोई और वजह हो, मगर फिलहाल तो सभी लोग एम्परर यानफेंग को मारना चाहते हैं। अब इस सीन यहीं पर कट होकर हम ग्रैनी सी को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मायूस होकर किन्मो के पास बैठी थी। अचानक से ग्रैनी सी को तकलीफ होना शुरू हो गई। दरअसल ली टियानशिंग बाहर आने की कोशिश कर रहा था, तो ग्रैनी सी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपने शीशे के सामने पहुंच गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि मास्टर रुलाई ने मुझे इस इनर डीमन से आजाद होने का रास्ता बताया था। उन्होंने कहा
कि ली टियानशिंग मेरी खूबसूरती का दुश्मन है। वो मेरी बॉडी पर इस चेहरे की वजह से ही कब्जा करना चाहता है। तो अगर ये चेहरा ही खूबसूरत नहीं रहा तो ली टियानशिंग कभी मेरे पास नहीं आएगा। उसे मेरी बॉडी छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब ताकत के मामले में तो मैं उसे हरा नहीं सकती, लेकिन मैं खुद के चेहरे को खराब तो कर ही सकती हूँ। तो उन्होंने काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए अपनी सीजर्स को उठा लिया। अपने ही चेहरे को डैमेज करना किसी भी पर्सन के लिए आसान नहीं होता, मगर ली टियानशिंग से पीछा छुड़वाने के लिए ग्रैनी सी ने करेज जोड़ लिया। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये चेहरा ही मेरा दुश्मन है, इसी की वजह से मैंने हमेशा स्ट्रगल को फेस किया। और फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए अपनी गालों पर कट लगा दिया। वहाँ पर हम खून को भी देख पाते हैं, लेकिन ये खून ग्रैनी सी का ना होकर किन्मो का था। उसने उनके चेहरे को डैमेज होने से बचा लिया था। वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर उनसे पूछने लगा कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हो, जिस पर ग्रैनी सी बताने लगी कि मैं तुम में से किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहती, खासकर तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जब तक ली टियानशिंग मेरे साथ है तब तक तुम सबकी जान पर खतरा बना रहेगा। अब ये सुनते साथ ही किन्मो रोने लगा। वो कहता है ग्रैनी ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैंने तो कभी आपको ब्लेम नहीं किया। इनफैक्ट हमारे ग्रैंडपास में से कोई भी आपको ब्लेम नहीं करेगा। वो सब जानते हैं कि आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। पिछले 40 सालों से आपने क्या कुछ सहन नहीं किया। 40 सालों तक आप अपना चेहरा भी किसी को दिखा नहीं पाई। अगर आपकी जगह मैं होता तो सिर्फ 1 या 2 दिन ही इस सबको मैनेज कर पाता। इनफैक्ट कोई भी बंदा 40 सालों तक अपने चेहरे को छुपा नहीं सकता। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह कोई और औरत होती तो उसे भी अपना खूबसूरत चेहरा देखने की ख्वाहिश रहती, और इसी वजह से आपने भी मिरर को चेक किया होगा। मगर आपको हर रोज शीशे में एक बूढ़ी औरत नजर आई। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब तक ये ली टियानशिंग जिंदा है तब तक आपको ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। मगर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कुछ भी करके उस ली टियानशिंग से निपट लूंगा। कोई ना कोई ऐसा तरीका मिलेगा जिससे हम ली टियानशिंग को पूरी तरह से मिटा सके। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी जिंदगी को दोबारा से वापस जरूर लौटाऊंगा। आपको फिर शीशे से डरने की कोई जरूरत नहीं। वेल किन्मो की ये सारी बातें सुनकर ग्रैनी सी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो जानती थी कि ली टियानशिंग की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, और वो चाहकर भी अपने साथियों की कोई मदद नहीं कर पाएगी। तभी किन्मो उनसे कहता है कि अब दोबारा कभी अपने चेहरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। मैं नहीं चाहता कि आप उस ली टियानशिंग की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाओ। खैर अब मुझे बजाओ सिटी के लिए निकलना होगा। अब ये सुनते साथ ही ग्रैनी सी उससे पूछने लगी कि तुम बजाओ सिटी क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पर तुम्हारा अचानक से ही क्या काम आ गया। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए बताने लगा कि एम्परर यानफिंग की जान खतरे में है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो एम्परर मारे जाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Take care.